अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भारत की नदियाँ। बहुत कटवा है वो। भारत की नदियाँ में पढ़े थे हम लोग, हिमालय नदियाँ में पढ़ ली है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, है ना। उसके अलावा पढ़े हम लोग गंगा। भारत की नदियाँ में दो क्लास हुआ ना, जिस एक पहला क्लास में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। दूसरे क्लास में पढ़े क्या, गंगा नदी तंत्र। तो ये हो गई कौन सी नदियाँ, हिमालय नदियाँ, या आप बोल सकते हैं उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ, मेनली दक्षिण भारत की नदियाँ। और यहाँ से आपका सवाल तो पूछता है, लेकिन कंफ्यूजिंग सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं और सभी नदियों के बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछते रहेगा, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में देखे थे गंगा नदी, तो गंगा नदी तंत्र में सिर्फ गंगा के बारे में पढ़े थे, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। उसकी लंबाई कितनी, 2525 किलोमीटर, है ना। उसके पहले पढ़े थे सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल वही मानसरोवर झील, यही था ना, तिब्बत के मानसरोवर झील जो चाइना के कब्जे में है, चीन, ठीक है। आज के पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब दोनों में अंतर क्या देखिए, समझिएगा। हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या, उस चीज़ को, अंतर को भी समझना पड़ेगा हम लोग को। हिमालय नदियाँ क्या होती है कि वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से निकलती है ना, तो उसमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि उसमें पानी आने का दो साधन है। एक तो जो बारिश होता है, तो बारिश के पानी भी उसमें जमा होगा, और दूसरा आपका जो ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर जो पिघलता है तो उससे भी पानी उसमें आते रहता है। तो इसलिए वो सदाबहार नदियाँ कहलाई, क्योंकि उसमें पानी सूखेगा नहीं, भले उसका जल स्तर ज़्यादा और कम होगा, लेकिन बिल्कुल एकदम सूख नहीं जाएगा। कौन सी नदी, हिमालय नदी। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी का कहानी क्या है कि प्रायद्वीपीय नदी में जल आने का बस एक ही साधन है, वो बारिश या वर्षा का जल, क्योंकि इसके आसपास में तो ग्लेशियर दिखेगा नहीं। प्रायद्वीप पे कहाँ ग्लेशियर है, कोई बोलेगा कि हाँ सर उत्तराखंड, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में वो ग्लेशियर देखने को मिल रहा है, केरल में ग्लेशियर देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो जब ग्लेशियर है ही नहीं, तो पानी आने का बस एक ही साधन हो सकता है, कौन सा, जब बारिश का पानी होगा तब। तो ये दोनों नदियों के बीच डिफरेंस है, कौन सी नदियाँ, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, क्योंकि इनमें जल स्रोत समानतः वर्षा का जल ही होता है। किसका जल, वर्षा का जल। और क्या क्या मेंशन है, गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है, और इस प्रकार की नदियाँ क्या होती है, गर्मी के मौसम में प्रायः सूख जाती है, क्योंकि पानी है नहीं, तो पतली पतली जलधाराएं में बढ़ जाएगा और जाके फाइनली क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, ठीक है। और दूसरा है आपका हिमालय नदियाँ। इस नदियों में क्या है, उद्गम स्थल हिमालय से होता है, और हिमालय से निकलने वाली नदियों में दो तरह से पानी आएगा। एक वर्षा, ये वर्ष वाहिनी मतलब सालों भर बहती है, और इसमें दो तरह से जल का स्रोत है, एक वर्षा का जल है और आपका ग्लेशियर है। ग्लेशियर के पिघलने से भी पानी बनता है, पानी निकलता है, वो भी आता है नदी के रूप में बहता रहता है, और बारिश का पानी। तो ये वर्ष वाहिनी होती है, ये हमेशा क्या होती है, निरंतर बहती रहती है। इसका जल स्तर ज़्यादा या कम, मतलब जल स्तर के वृद्धि और कमी हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा सूख नहीं सकता। जैसे गंगा, कभी सूखा हुआ देखे हैं उसको, कि पूरा गंगा सूख गया, फल्गु से सूख जाता है। अब फल्गु तो आपके इसका पानी के लेवल कम रहा होगा, है ना। अब फरवरी मार्च आते आते इसका कहानी खत्म, भर गर्मी सूखल रहेगा, खाली बालू बालू। अब फिर जब बारिश का मौसम आएगा, बरसात, तभी इसमें पानी आना शुरू होगा अचानक से, ठीक है। अब समझना हम लोग को प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होता है। एकदम प्रायद्वीप और खाड़ी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। प्रायद्वीप क्या होता है कि वैसा स्थलीय खंड, सुनिएगा अच्छे से, वैसा स्थलीय खंड जिसके तीन तरफ पानी हो, तीन तरफ क्या हो, पानी हो, प्रायद्वीप कहलाएगा। वैसा स्थलीय खंड जिसके, ये स्थलीय खंड दिख रहा है भारत का जो दक्षिणी सिरा है, यह स्थलीय खंड है जिसके तीन तरफ क्या है, पानी है, तो ये कहलाएगा प्रायद्वीप। अब खाड़ी क्या होता है, खाड़ी में ना, जैसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना हम लोग, तो खाड़ी क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट, मतलब कि वैसा समुद्र का वह भाग, है ना, जिसके तीन तरफ से स्थल हो,
मतलब भूमि का खंड हो। बात समझे? समुद्र का वैसा भाग जिसके तीन तरफ से क्या हो, स्थल हो, वो भाग क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। जैसे आप इसमें देखिएगा ये वाला मैप में, ये जो लाल से इसे किया हुआ ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल खाड़ी से क्यों बोलेंगे, देखिए क्योंकि ये समुद्र का हिस्सा है और समुद्र का हिस्सा जो इसके तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, ऊपर से भी, दाएं से भी और बाएं से भी। अब बस एक तरफ से इसमें क्या है, समुद्री हिस्सा है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, खाड़ी। अब ये वाला क्षेत्र भी खाड़ी ही कहलाएगा, इसको बोला जाता है खंभात की खाड़ी। आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये हो गया आपका खंभात की खाड़ी, ये हो गया आपका बंगाल खाड़ी। गुजरात के जो नीचे आपका बना हुआ है ना ऐसा शेप, ये वाला शेप बना हुआ है, मैप में देखिएगा ऐसे बना होता है शेप। ये वाला हिस्सा क्या होता है, खंभात, तो उसमें भी तीन छोर से क्या है, भूमि है, ठीक है। और यहाँ पर भी तीन ओर से क्या है, भूमि। यहाँ पर क्लियर मैप में देखिए ना, ये जो मैप यहाँ पर बचा हुआ है, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, इधर भी भूमि है, इधर भी स्थल खंड है, इधर भी स्थल खंड, इधर भी स्थल खंड है, और बीच में क्या है, पानी है ना। तो ये तीन ओर से स्थलीय खंड से घिर गया है, तो इसका नाम पड़ गया खाड़ी। तो खाड़ी का नाम पड़ेगा, ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी, ये हो गया कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो खाड़ी और प्रायद्वीप समझे आप लोग, और भी पढ़े फारस की खाड़ी, है ना। स्टार्टिंग में जब सुनाए हो, बताए होंगे कहानी, तब जब ये जैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं या भारत का व्यापार विदेश से होता है, वो सब में बताए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि समुद्र का वह भाग जो स्थल से काफी दूर हो तक प्रवेश कर जाती है तथा तीन ओर से स्थल से घिर जाता है। समुद्र का वह हिस्सा जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश कर गया और तीन साइड से स्थल से घिर गया, है ना। समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश कर गया और तीन ओर से क्या हो गया, स्थल से घिर गया, क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। तो प्रायद्वीप और खाड़ी दोनों एक दूसरे का उल्टा हुआ। प्रायद्वीप में क्या था कि तीन ओर से पानी से घिरा हो, अब स्थलीय खंड हो तो प्रायद्वीप कहलाएगा। और इसमें तीन ओर से स्थल से घिरा हो और समुद्री हिस्सा हो, जलीय खंड हो, क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। अब समझते हैं नदी के बारे में, मेन आपका इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। तो भारत के दक्षिण में बहने वाली नदियों को हम लोग बांटते हैं दो भाग में, दो भाग, एक वैसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हो और दूसरी वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हो, ठीक है। दोनों को सीखेंगे आज के क्लास में। वैसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हो, अरब सागर दिख रहा है यहाँ पर, ये भारत का मैप है, पहचान रहे होंगे आप लोग। इधर आपका हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया हिंद महासागर, है ना। वैसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, है ना। इसके अलावा कोई भी महासागर नहीं जिसका नाम देश के नाम से हो, समझे। तो देखिए अब यहाँ पर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी। तो वैसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरेगा उसको एक साइड में पढ़ेंगे, वैसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा उसको एक साइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली हम यहाँ पर नदियों का नाम लिख दिए हैं दोनों साइड में। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। और आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, बैगई और ताम्रपानी। ये दो प्रकार की नदियाँ हो गई। एक जिसका क्या होता है, गिरता कहाँ पे, अरब सागर में मिलेगा, और दूसरा मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। अब दोनों पार्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे इस क्लास में, और कोशिश करें कि सबका नाम भी याद करते चले, क्योंकि बाद में देखिएगा कि कुछ नदियां जो है सब दो नदियां मिलती है एक जगह पर, वहाँ पे फिर जाके दूसरी नदियां जो है तीसरी नदियां मिलेगी, और वो जो मिलने वाला कहानी है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ जहाँ पर आके दो नदियाँ मिलती है, ठीक है, जैसे पढ़े थे हम लोग गंगा में कि गंगा में आकर मिल रहा था नदी, तो वो सब इम्पोर्टेंट था ना। उस बात से ये सब भी इम्पोर्टेंट आ गया। मुहाना से ही सवाल पूछता है, नॉर्मली आपसे ही नहीं पूछे कि पूछे बच्चा का सवाल थोड़ी पूछे कि बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, नहीं, तो सब लोग आते हैं गंगा नदी निकलती गंगोत्री से, नहीं ना। लेकिन अब सवाल पूछता है कि वहाँ पर जो नदियाँ मिलती है वहाँ कौन कहाँ पर मिलती है, वो जगह का नाम पूछेगा, ठीक है। तो समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए पहले देखते हैं हम लोग कि बंगाल की खाड़ी में
मिलने वाली या गिरने वाली नदियों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली मैप दिया हुआ है। ये सब जो नदियाँ हैं, ये सब नदियाँ कहाँ मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में। यही ना एग्जाम्पल में था, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वैगई और ताम्रपानी। पूरा एकदम सीरीज में लिखा हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे एक बात आया, हुगली। तो याद कीजिए, गंगा का ही ना भाग है ना। फरक्का बैराज के पास गंगा नदी की धाराएं दो भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा है घुसती है पश्चिम बंगाल में, उसका नाम पड़ता है हुगली, और दूसरी धाराएं चल जाती है बांग्लादेश में, उसका नाम पड़ता है पद्मा। याद आ रहा होगा, है ना। अब हुगली के बाद यहाँ एक नदी आता है, कौन सा? दामोदर। ठीक है, अब इसका दामोदर से 3-4 पॉइंट पूछेगा कि दामोदर कहाँ से निकलता है, कहाँ मिलता है। ठीक है, देखिए दामोदर का जो उद्गम स्थल है, ये छोटा नागपुर का पठार जो है, झारखंड जो है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी का बात करते हैं बहाव क्षेत्र का, तो दामोदर नदी झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, और उसके बाद कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये झारखंड से निकलती है, कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। तो झारखंड से निकली और जाए कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल से कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। एकदम सीरीज में याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? तो ये दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। किसमें मिल गई? हुगली में। और यही हुगली बाद में कहाँ चल जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो दामोदर का हो गया। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार। और कितने क्षेत्र हुआ था? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, लास्ट में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब आता है उसके नीचे कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी निकलता है, ये भी झारखंड से निकलता है, रांची के पठार से निकलता है स्वर्णरेखा नदी। इसका अगर बहाव क्षेत्र देखा जाएगा तो ये झारखंड से निकल के पहले उड़ीसा में प्रवेश करती है। कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आती है पश्चिम बंगाल में, तब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जिस नदी से ज्यादा विशेषता रहेगा उसका हम वहां पर मेंशन कर दिया गया है, बाकी समझना है नॉर्मली। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, स्वर्णरेखा का रांची का पठार, दोनों झारखंड में है ना। स्वर्णरेखा नदी झारखंड से निकलती है, प्रवेश करती है उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, एक आता है नीचे में आया बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्योंझर पठार जो उड़ीसा में है। क्योंझर आपका, क्योंझर लिखा हुआ है, क्योंझर आपका ये खदान भी है, जहां से उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज की, लोहा। क्योंझर जो खदान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा का क्योंझर जिला, क्योंझर जिला मतलब वो जो जिला भी है वो क्योंझर। कौन बताएंगे? इधर से महिला मंडली में से कोई आदमी, मतलब महिला मंडली में से कोई महिला आदमी बोल रहे थे। क्योंझर जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिखवावल नहीं है? लिखवाए होंगे कि बाबू पढ़ाए भी होंगे। लोहा के लिए, लोहा। ठीक है, क्योंझर जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंझर कहाँ पड़ेगा आपका? उड़ीसा में। ये जब खनिज और उसका पूछेगा ना स्टेट, मतलब कहाँ से प्राप्त होता है, तो वहां पर मिलान करने वाला में देता है। लोहा का क्या हो जाएगा? क्योंझर। तो क्योंझर से कौन सा झील अथी निकलता है? बैतरणी नदी। ठीक है, और उसका बहाव क्षेत्र,
तो उड़ीसा से होते हुए चल जाता है कहाँ, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए बैतरणी का, ये यहाँ से निकला और घुस गया बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो सीधे बंगाल की खाड़ी में कौन मिल गया, बैतरणी। इसके अलावा देखेंगे हम लोग, तो आता है उसके बाद कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। कौन सी, ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी जो है ना, इसका ब्राह्मणी नाम नहीं है, ये दो नदियों का मेल है। कौन कौन सा, शंख और कोयल। शंख और कोयल नदी जो है ये राउरकेला के पास आके मिलती है, ठीक है। शंख और कोयल नदी जो है ये राउरकेला के पास आकर मिलेगी, और जहां से इसका नाम पड़ा था क्या, ब्राह्मणी नदी। जैसे पढ़े हुए कि अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है देवप्रयाग में, तब उसका नाम हो जाता है गंगा। उसी बार से शंख और कोयल नदी राउरकेला में मिलती है, और तब उसका नाम क्या होता है, ब्राह्मणी नदी। इसकी वही विशेषता में वही लिखा हुआ है कि झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयला, है ना, शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिलती है, और वहीं से इसका नाम क्या होते हैं, ब्राह्मणी। और आखिर जगह बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। बैतरणी नदी कहाँ मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल आके उड़ीसा के राउरकेला में मिलेगी, और तब उसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्राह्मणी, है ना। और वो बहते हुए कहाँ चल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ब्राह्मणी के बाद कौन सा है, महानदी। अब महानदी का तो बहुत सारा नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। महानदी का क्या है, इसका उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी। और किस राज्य में, छत्तीसगढ़। मतलब कि महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी का उद्गम स्थल किससे, छत्तीसगढ़, सिहावा पहाड़ी। इसका देखा जाएगा बहाव क्षेत्र, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलकर आती है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद कहाँ, बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़ से निकला और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके मिल गया। कौन सी नदी, महानदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि उड़ीसा का जो कटक शहर है वह यह शहर में यह नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, महानदी। इसी किनारे है भी कटक शहर, ठीक है। और दूसरा क्या है, तेल नदी और जोंक नदी इसके क्या है, सहायक नदियां हैं। तेल नदी और जोंक नदी। सवाल पूछता है कि तेल नदी और जोंक नदी किस नदी की सहायक नदी है, क्या बोलेंगे, महानदी की सहायक है, तेल नदी और जोंक नदी, ठीक है। बीच में सवाल हम पूछते रहेंगे, आप लोग कम से कम ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। सुनिएगा तो खाली याद हो जाएगा, लिखना तो है ही, आप लोग को नोट्स बनाना ही है कॉपी में, लेकिन कम से कम क्लासरूम में सुनिए उस चीज़ की, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है और सब चीज़ साइड साइड में लिखा हुआ भी। मेरा काम क्या है, बस उस चीज़ को समझा देना, याद हो गया, ठीक है। तो तेल नदी और जोंक नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं, महानदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी निकलती कहाँ से है, सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ से होते हुए प्रवेश करती है उड़ीसा, और उड़ीसा से निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए, कटक शहर किस नदी किनारे, महानदी के किनारे। कटक शहर जो है किसके किनारे, महानदी किनारे। चलिए, अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है गोदावरी, क्योंकि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी को, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यही है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, या भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन कहलाएगा, गोदावरी। पहली कौन सा, गंगा। इसलिए गोदावरी का इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए यहाँ पर ये आपका गोदावरी नदी है, जो ब्लू लाइन जो दिख रहा है यहाँ पर लंबा सा, ये किसका, कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, है ना। त्र्यंबकेश्वर वहाँ पर शिवलिंग भी है, त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग नाम सुने होंगे, वो भी एक धार्मिक स्थल है। तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी, है ना। अब त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है कहाँ, तो महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में वो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। अब वहां से निकलती कौन सी नदी, गोदावरी नदी। अब मेन पॉइंट देखिए कि गोदावरी में भी बहुत सारी नदियां आके मिल रही है,
है ना। तो जो नदियां गोदावरी में डायरेक्ट आके मिल रही है वो 4 गो है, 5 गो बोल सकते हैं या 4 गो। एक है पूर्णा, इंद्रावती और सबरी, 3 गो हो गया जो बाएं साइड से आके मिल रही, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकली है गोदावरी, तो इस क्रम में ना बहेगी। और जब इधर की ओर जा रही है तो ये कहलाएगा बायां और ये कहलाएगा दाएं। तो सवाल ऐसे पूछ दे कभी कभी घुमा के कि गोदावरी में दाएं से आके मिलने में नदी कौन सी है, दाएं से तो मंजीरा, दाएं से मिलेगा तो मंजीरा, और बाएं से मिलने वाली इतनी सारी नदियां हैं। जो डायरेक्ट मिल रही है तो पूर्णा, इंद्रावती और सबरी, ये बाएं से मिल रही है, और डायरेक्ट किस में मिल रही है, गोदावरी में। ठीक है। और एक यहाँ पर नदियां दिख रहा होगा, पेनगंगा, पेनगंगा में आके मिल रहा है वर्धा, पेनगंगा में ही आके मिल रहा है वेनगंगा, और तब इसका नाम क्या हो गया, प्राणहिता, है ना। प्राणहिता नदी का नाम है, जो बोल सकते हैं कि पेनगंगा और वेनगंगा का मिलन के बाद उसका नाम पड़ गया प्राणहिता। ठीक है। और वर्धा नदी किसमें मिलती है, पेनगंगा में। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब एकदम डिटेल से पूछेगा, एकदम अंदर घुस के, तो यही सब पूछेगा आपसे, बताइए कि वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है, और नीचे 4 नदी का नाम दिया रहेगा। डेट तो ऐसे इधर दक्षिण भारत में छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं ना, इस सब का नाम भूलना एकदम आसान है, तुरंत भूल जाइएगा, है ना, तुरंत भूल जाएगा। हम बता तो रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है कि आधा घंटा के बाद जैसे मैथ पढ़ाएंगे ना हम, तो ये खत्म, बिना लिखे खत्म हो जाएगा। तो ये सब भूलना आसान है, तो ये सब क्या है कि रिवीजन करते रहिए, आपको याद रहेगा। मैप के बाद वर्धा नदी किसके सहायक नदी है, तो पेनगंगा का। पेनगंगा और वेनगंगा मिलता है, उसका नाम क्या होता है, प्राणहिता। ठीक है। और वो किस में मिलती है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक समझते हैं। इसमें गोदावरी जो निकलता है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नासिक से, और महाराष्ट्र से होते हुए आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ आता है, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद कहाँ, बंगाल की खाड़ी। तो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी। ठीक है। ये किसका हो गया, गोदावरी का हो गया बहाव क्षेत्र। अब कुछ विशेषता देखते हैं। तो गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान देना ये दोनों बात को। अगर बोला कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और गंगा का जो लंबाई है वो 25-25 है। गंगा का याद करना आसान है ना, 25 और फिर से 25, 25 किलोमीटर। अगर देखा जाए कि तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी में एक नाम है, तो किसका होगा, गोदावरी का, जिसका लंबाई कितना है, 1465। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है, गोदावरी ही है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। अब गोदावरी को ही इसका अलग अलग नाम भी है, देखिए, इसे ही बृज गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा बोलते हैं, या दक्षिणी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा वो अलग हो जाएगा। ध्यान देना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। दक्षिण भारत की गंगा को आगे देखेंगे हम लोग। ये क्या है, इसका नाम दक्षिणी गंगा है। तो दक्षिणी गंगा में क्या नाम आएगा, गोदावरी का। और यहाँ पे लिखा कि नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि नासिक जो शहर है किसके कहाँ स्थित है, गोदावरी के तट पर। और नासिक शहर किस राज्य में है, महाराष्ट्र। और नासिक के शहर के पास स्थित है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, और वहीं से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है। अब होते महाराष्ट्र से होते कहाँ, महाराष्ट्र से निकलेगा कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में। अब समझते इसकी सहायक नदी में। तो गोदावरी का देखा जाए तो यहाँ पर 3, 4, 5 को सहायक नदी है, 1, 2, 3, 4 और एक लास्ट में 5। इसमें 4 नदियां जो है बाएं से आके मिलती हैं, और एक इकलौता नदियां दाएं से मिलती हैं।
तो दाएं से जो मिलती उसका नाम क्या है? मंजीरा। और गोदावरी में सबसे पहले आके मिलना नदी कौन सी है? पूर्णा, यही ना। त्र्यंबकेश्वर से निकला है और सबसे पहले आके मिला है कौन सी नदी? पूर्णा नदी। पूर्णा के बाद आता है प्राणहिता, है ना। प्राणहिता में 3 नदी आके मिलता है, एक तो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। इसका नाम फिर पड़ जाएगा कौन सा नाम? प्राणहिता। उसके बाद आएगा इंद्रावती, उसके बाद आएगा सबरी। ये आपका किधर से आके मिलती है? बाएं छोर से, है ना। और दाएं से मिलने वाला कौन सा हो गया? मंजीरा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कम से कम मैथ के माध्यम से। दाएं से मिला मंजीरा, बाएं से मिला है आपका कौन था? पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और सबरी। ठीक है, चलिए गोदावरी के बाद आते हैं हम लोग कौन सी नदी आएंगे? कृष्णा, है ना। और कृष्णा नदी होता है इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है जी? नागार्जुन सागर बांध। पढ़े ना कि नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। जहां जहां पर अर्जुन का बात है वहां वहां कृष्णा रहबे करेंगे। तो नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है, मार देंगे कृष्णा, है ना। चलिए आज देखते हैं महानदी से कृष्णा नदी का। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? महाबलेश्वर की पहाड़ी, जो पश्चिमी घाट में है, स्थित है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के देखिए, अगर मैप देखिएगा तो कृष्णा का यह महाराष्ट्र का पश्चिमी तट है। इसी को बोला गया ना पश्चिमी घाट, हो गया पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र में। आई पश्चिमी घाट से जो है निकलता है कौन सी नदी? कृष्णा नदी, ठीक है। और ये महाराष्ट्र से होते हुए पहुंचता है कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक से पहुंचेगा तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर लास्ट में कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की, मतलब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करना है। दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी नदी गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। लेकिन अगर दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो मानेंगे कृष्णा। ये चारों एकदम मिलता जुलता सेंटेंस लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देना कि क्या पूछा गया है। दक्षिण भारत की पहली बोला है कि दूसरी बोला है? भारत की सबसे लंबी बोला है कि दूसरी बोला है? आज पुराने विद्यार्थी भी आ रहे हैं क्या? टूर वाला प्लानिंग है क्या? अब बहुत दिन से मेरा हाथ खुजला रहा था, दाहिना हाथ में बहुत खुजली हुआ था कल से। मम्मी से पूछेंगे क्या है खुजला, तो बोले कि पैसा मिलेगा। बोले ठीक है देखते हैं, है ना। तो देखिएगा इसमें और क्या है। तो विशेषता यह प्रायद्वीपीय की। अब कोयना नदी को महाराष्ट्र की क्या बोलते हैं? जीवन। अब कोयना नदी देखिए, अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी ये जो ब्लू का लाइन है कौन सी नदी है? कृष्णा नदी बाबू। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और कृष्णा में भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। मैप समझिएगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकला है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। ये आपका बंगाल की खाड़ी इधर होगा, मिल गया। तो कृष्णा में भी बहुत सारी नदियां क्या हो रही है? मिल रही है। जैसे मिल रही है कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा। तो तुंग और भद्रा का जो मिलल है वो तुंगभद्रा कहलाएगा, और मूसी नदी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बाएं और दाएं करके, तो बाएं से मिलने वाली 2 ही नदियां हैं। कौन का? भीमा और मूसी। भीमा और मूसी। और दाएं से मिलने वाली नदियां का नाम है तो 4 को आता है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, है ना। कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी और तुंगभद्रा नदी। ये दाएं छोर से आके मिलता है किसमें? कृष्णा में। अब बाएं से मिलने वाला 2 ही को है, भीमा है और मूसी है। ये सब ध्यान देना है, मतलब कि जो नदी का सहायक नदी है ना, सवाल आपके एग्जाम में वहीं से पूछता है, ठीक है।
या तो मिलान करने वाला पूछ दे कि नदियां हैं और इधर दिया है सहायक नदी, और उसको मिलान करना है कि किस नदी का कौन सहायक नदी है, ठीक है। और नाम देगा दक्षिण भारत वाला तो उल्टा पुल्टा रहता है। हमें तो गंगा के बारे तो सब लोग पढ़वे करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की नदियां में कन्फ्यूजन भरमार है, समझे। उसमें एकदम प्रत्येक डेग में कन्फ्यूजन है। तो पूरा डेग अपना पैर बढ़ाइए तो देख देख के कि हाँ कहाँ पर मैच कर रहा है, नहीं तो बढ़ाइएगा गड्ढे में गिर जाइएगा, मतलब कि मारिएगा आंसर गलती मार दीजिएगा, तो जो होना चाहिए सही हुआ जाएगा गलती नेगेटिव। अब तो लगभग सभी एग्जाम में नेगेटिव भी है। बिहार पुलिस को छोड़ दे तो बिहार पुलिस में भी था नहीं रहता बिहार पुलिस में, तो बिहार पुलिस है भाई, है ना। बिहार पुलिस का क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हैं ना, दरोगों से टफ रहता है। बिहार पुलिस के सिलेबस का कोई माई बाप नहीं है, कुछ दे सकता है वो, सिलेबस देगा कुछ और, एग्जाम में कुछ और। मतलब कि पढ़ के जाइएगा आप इतिहास, जैसे उसका सिलेबस में यही है ना कि इतिहास से इतना सवाल, ज्योग्राफी से इतना, हिस्ट्री से इतना, से दिया रहता है। अब उल्टा कर देगा, इतिहास कम करके सिविक्स बढ़ा देगा, करेंट भरमार कर देगा, 10-10 को भर दे देगा करेंट अफेयर। तो वो तकलीफ है बिहार पुलिस के लोगों के लिए। और वो जो है दरोगों के बाप है, कहीं नाम उसका बिहार पुलिस है लेकिन दरोगों से भी टफ लेवल का एग्जाम है। दरोगा में तो कम से कम जो सिलेबस है उसके हिसाब से सवाल देता है, या उसका जो बना हुआ है आपका पोर्शन की हिस्ट्री से इतना सवाल है, ज्योग्राफी से इतना सवाल, उसी में से देता है, एक आध दो आगे पीछे करेगा। लेकिन बिहार पुलिस में नो चांस, है ना। ऑल एग्जाम योर डिपेंड ऑन योर लक, है ना। आप कैसे जाके दे रहे हैं, आपके शिफ्ट में क्या आ गया है, वो आपके लक पर डिपेंड करता है। पिछले बार में क्या हुआ, बिहार पुलिस का स्पेशल बैच दिए, तो कुछ बच्चा जो स्टार्टिंग एग्जाम था उनको बोला कि सर जो पढ़ाया था उसी में से आया था, आ रहा था उसमें से ही। आज जो पीछे गए वो लोग नाराज होके आए हमसे, पढ़ाए से हमें नहीं किया था, नाराज हो गया। अब बोले कि तुम्हें क्या बोले हम, उसका कोई है ही नहीं आगे ना, इतना पीछे पगा वाला कहानी हो गया है, कुछ देता है बढ़ा चढ़ा के। खैर हम लोग का काम क्या है, अपनी तैयारी को मजबूत रखना, ताकि सवाल कुछ है छोड़ देना है नहीं। चलिए खैर आइए यहाँ पे कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। महाबलेश्वर किस राज्य में, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, वहाँ से होते हुए घुसती है कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी। चलिए अब यहाँ से बताइएगा, सिंपली बताइएगा देवी, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, चला गया चांद कहाँ। आओ बतिया सामने बैठ के, हमारे सामने। जिसको बात करने का मन है तो हमारे सामने मत बैठिए, पीछे बैठिए ताकि हमारा नजर ना पड़े। अब सामने में बैठिएगा बतियाइएगा तो पर्सनल अटैक हम करवे करेंगे। कहाँ ये वो तो मन करता है ना कि ईंटा फेंक के मार दे माथा पे हम, उतना देर से चिल्ला रहे हैं महाबलेश्वर महाबलेश्वर। महावीरों वाला याद रखते, याद रहता है महाबलेश्वर, वो नहीं याद करते हैं, ध्यान नहीं पढ़ाई पे। हम यहाँ समझा रहे हैं, आओ पीछे से एकदम बहुत दिन के बाद दोस्त आई है ना, पूरा एकदम सखी के साथ गला मिल रहा है सखियारो। कल क्लासरूम में कम से कम हमसे बचिए। अरे बाहर तो हमको पता था कि बाहर भी आप लोग क्या करते हैं, वही पता है, लेकिन कम से कम क्लासरूम में तो बचिए हमसे। खौफ खत्म हो गया हमारे डर से, सामने बच के आ रहे हैं। जानते हैं हमारा नजर कितना खराब है। यहाँ देखिए पहले लाइन वही था, महाबलेश्वर। यस सर। कहाँ से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र निकलती है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी। इसी को देखते हैं विशेषता में क्या है। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। कोयना महाराष्ट्र की जीवन धारा है ना, ये महाराष्ट्र में सिंचाई के साधन कोयना है ना, इसलिए कोयना बोला है कोयना को महाराष्ट्र की जीवन धारा, ये कोयना नदी जो है, ठीक है।
और हैदराबाद जो है मूसी के तट पे है। मूसी तट पे कौन सा? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास जो है ये क्या आती है? डेल्टा आती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। तो अब ध्यान देंगे हम इसका सहायक नदी पे। तो कृष्णा का बाएं तरफ से आने वाली दो नदियां हैं जो इसकी सहायक हैं। एक है आपका भीमा, दूसरा है आपका मूसी। भीमा मूसी, भीमा मूसी, ठीक है। दोनों मौसी ने कर लेना, भीमा मौसी, भीमा मूसी, ठीक है। और दाएं तरफ से आने वाली में आपका आता है 4 नदियां। ध्यान देना है, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, है ना। तुंगभद्रा जो है 2 नदियों का मेल है, एक तुंग का दूसरा भद्रा का, दोनों मिल गया तो बन गया तुंगभद्रा। तो कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये दाएं छोर से आके मिलती है। और बाएं से आने वाली 2 नदियां भीमा और मूसी। तो कुल मिलाकर 6 वो सहायक नदी हो गया किसका? कृष्णा का, ठीक है। आइए कृष्णा नदी के बाद, अच्छा इसका 2 बार आ गया है। आइए एक बच गया पेन्नार। कृष्णा के बाद कौन आ गया? पेन्नार। तो पेन्नार का उद्गम स्थल कर्नाटक का कोलार। कोलार फील्ड जो है ना, जहां से निकलता है सोना। तो सोना के साथ साथ एक नदी भी निकल रहा है जिसका नाम क्या है? पेन्नार नदी। और ये कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में। तो पेन्नार नदी निकलती है कहाँ? कर्नाटक के कोलार। केजीएफ मूवी उसी बना है, कोलार गोल्ड फील्ड, रॉकी भैया, है ना। अब यहाँ पर रॉकी यादव भी हैं, इसलिए रॉकी को कोई कमेंट नहीं करना, तो मैसेज आ जाएगा हमारा पास। हाय देख लीजिए कौन बोला जी हमारा हाल में हाथ में। हम भी हैं बोल रहे हैं। आइए विस्तार में वो सभी क्या ही बात करना है बताइए। तो यहाँ पढ़ा रहे तो उधर से हालो सर बोलते हैं, बच्चा है सब, अभी समझे नहीं है। अभी तब उधर निकलता है 9 वाला 10th वाला, तो सब बच्चे ना कहलाएगा। वो सब जैसे सिखाएगा वैसे सीखेगा सब। तो मसरवा सिखावे नहीं करता बच्चा से, पढ़े कैसे निकलना है, कैसे जाना है। तो सब निकलेगा ना, छुट्टी होगा तो निकलेगा, ऐसा लग रहा कि जेल से निकला है कह दिए एकदम, भागो मारो। और 1.5 तो वहां से निकलेगा, दुवरिया बाकी सब बतियाई रहेगा। आइए खैर, पेन्नार का उद्गम कहाँ से? कर्नाटक के कोलार। बहाव क्षेत्र कर्नाटक, कर्नाटक बाद कहाँ से? आंध्र प्रदेश के लास्ट में बंगाल की खाड़ी। आते हैं लास्ट में कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम का ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यह पड़ता है आपका कर्नाटक में, है ना। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो पड़ता है आपका कर्नाटक। और इसकी विशेषता क्या है? बहाव क्षेत्र देखें तो कर्नाटक से तमिलनाडु, तमिलनाडु से बंगाल खाड़ी, कर्नाटक से निकला है और तमिलनाडु से होते हुए कहाँ चल जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। विशेषता क्या है? तो ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है ना। तो देखा दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत का एकमात्र सदाबहार। सदाबहार क्यों बोला गया? तो सदाबहार ही रहता है। सदाबहार का मतलब कि वहां सालों भर पानी रहता है, वो सूखता नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया सदाबहार नदियां, ठीक है। और क्योंकि इसे वर्ष भर इसमें पानी, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, कावेरी को। आज दक्षिणी गंगा कौन है? गोदावरी। आज दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। तो कावेरी में सालों भर पानी, ध्यान देना है। जैसे उत्तर भारत में या भारत की नदियों में सबसे लंबी है गंगा, और गंगा में सालों भर पानी होती है ना। उसी प्रकार दक्षिण में मात्र एक ही नदी है कावेरी, जिसमें सालों भर पानी होती है, इसीलिए इसका तुलना किया गया पानी के क्षेत्र से लेकर। ऐसा नहीं कि गंगा की तरह वो शुद्ध है, नहीं, वो पानी का, उसमें सालों भर पानी, गंगा में भी और कावेरी में भी सालों भर पानी बोला, है ना। तो दक्षिण भारत की गंगा बोलेंगे तो कावेरी, और दक्षिणी गंगा गोदावरी। तो गोदावरी को माना गया लंबाई के क्षेत्र से, बात समझिएगा। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा, उत्तर भारत में,
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। तो हम लंबाई में लगेंगे तो दक्षिणी गंगा कहलाएगा गोदावरी। क्लियर हो गया कंफ्यूजन? सर मेरे को लगता है कि लिख लेना चाहिए वरना मैं तो गाऊंगा। तो लिख लीजिए, नहीं सब बोलने वाली चीज है, उगाव लो लिखती है। मतलब जो बात नर्वस होने वाला है, याद बोलने वाला है, तो लिख लिया कीजिए इसमें, है ना। लंबाई की अकॉर्डिंग देखेंगे तो दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी। अब बहाव के क्षेत्र में देखेंगे कि नदी में पानी है तो सालों भर है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ये सब कंफ्यूजन दूर कर लेना है, ठीक है। आगे आते हैं वैगई। कौन सी नदी? वैगई नदी। तो वैगई नदी का जो उद्गम स्थल है वो तमिलनाडु से होते हुए निकलती है कहाँ? पाक की खाड़ी। अब पाक स्टेट का नाम सुने होंगे हम, पाक की खाड़ी, पाक स्टेट क्या होता है? तो पाक पाकिस्तान तक वही है, वो तो छोड़ दीजिए, उसका तो नाम में चर्चा नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो स्टेट उसका नाम क्या है? पाक स्टेट, है ना। तो ये ऊपरी का जो हिस्सा रहता है, ये इसके ऊपरी का बात करेंगे ना, ये होता है बंगाल की खाड़ी, और इसके नीचे का होता है, ये होता है पाक स्टेट, ठीक है, स्टेट पाक स्टेट। यहाँ पर पाक की खाड़ी जिसको बोला गया, स्टेट में क्या होता है? खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, तो स्टेट लिखा हुआ है ना, स्टेट तो लिखा, स्टेट। ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला ना, कुछ अंग्रेज भारत में रह गए थे। क्या हो गया? पाक की खाड़ी और दूसरा कौन है? बंगाल की खाड़ी। तो ये नीचे आ गया तो पाक की खाड़ी हो गया। तो ये जो वैगई नदी किस में मिल रहा है? पाक की खाड़ी में, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मदुरै जो शहर होता है, तमिलनाडु का मदुरै शहर, ये किसके किनारे स्थित है? वैगई नदी के तट पर स्थित है। तो मदुरै वैगई, मदुरै वैगई। अब वैगई मदुरै, मदुरै किस राज्य में? तमिलनाडु में। अब वहीं से निकलती है कौन सी नदी? वैगई। चल जाती है पाक। फिर आते हैं लास्ट है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी, ये भी तमिलनाडु से निकलती है, मिलती है किसमें? मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। तमिलनाडु से निकलेगी, कहाँ मिल जाएगी? मन्नार की खाड़ी में। तो ये हो गया हम लोग की दक्षिण भारत की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। किसमें मिल रही है? बंगाल खाड़ी में। तो कौन कौन सी नदी थी याद कीजिए, यही थी ना, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मी, महानदी। चलिए अब आप लोग का कुछ जो टास्क रहेगा वो क्या कर देंगे हम आप लोग को, कि आप लोग अपने कॉपी में कल नोट करके आएंगे इस चीज को। नहीं, ये पूरा आपका बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का जो आज पढ़ाएं, है ना, अगले क्लास में पढ़ाएंगे आपका। और क्योंकि सभी छोटी छोटी नदियां हैं, सब दे देंगे एक दिन में, तो सब दिमाग में क्या हो जाएगा? उलूल जुलूल, है ना, पूरा दिमाग में दही बन जाएगा, पूरा खैबे नहीं कीजिएगा आप लोग। तो इसीलिए आधा आधा पढ़ के बांट के पढ़ेंगे। आज पढ़े हम लोग किसमें? बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। तो कल आपका होमवर्क क्या है कि अपने कॉपी में लेके उतार के लाइएगा। ये नहीं है कि सर हम ये था, किडनी खराब हो गया था, मुंह से गर्म धुआं दे रहा था, ये सब बहाना मत कीजिए। कल बहुत बार बारे बता दे रहे हैं हम, होमवर्क कंप्लीट करना अनिवार्य है, चाहे आप बीमार रहिए चाहे कुछ रहिए। मेरा होमवर्क बनाइए, और नहीं बनाइए तो मत आइए। दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो मेरा होमवर्क बनाइए अन्यथा नहीं आइए। नहीं आने के बाद अगला दिन आए तो बना के आइए, तो बनाना है पूरा। चलिए।